हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। बारिश के मौसम में सुंदरता तो चारों तरफ दिखाई देती है, बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन जब आप किसी पर्वत में हो, आप किसी पहाड़ पर हो और वहाँ की सुंदरता का वर्णन तो आपको भी रोमांचित कर देता है और आप वर्णन करने पर विवश हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ पंत जी भी विवश हो गए, तो उन्होंने लिख डाला, जी हाँ, पहचान गए ना, पर्वत प्रदेश में पावस। और जिसकी की कविताओं के 3 अंतरे आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने भाव पक्ष, कला पक्ष भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। और मैंने आपसे कहा था इंतजार बनाए रखना, और मुझे नहीं लगता कि मैं लेट हुई हूँ। फटाफट आपका वीडियो मैंने जल्दी से ला दिया है, फटाफट ला दिया है। और जो वीडियो है वो है प्रश्न अभ्यास का। तो चलिए करते हैं हम पाठों के प्रश्न, इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो कौन कौन से परिवर्तन आते हैं जब वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में, तो प्रकृति प्रतिपल नया वेश नया रूप धारण करती है। और इसमें निम्नलिखित परिवर्तन होते क्या होते हैं? बादलों की ओट में छिपे पर्वत मानो पंख लगाकर कहीं उड़ गए, मतलब पर्वत दिखाई नहीं देते बादलों के कारण। तालाबों में उड़ता हुआ कोहरा है तालाबों का, वो धुएं के समान प्रतीत होता है, मतलब तालाबों पर कोहरा छा जाता है। पर्वतों से बहते हुए झरने मोतियों की लड़ियों से प्रतीत होते हैं। पर्वत पर असंख्य फूल खिल जाते हैं। ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर टकटकी लगाए देखते रहते हैं। बादलों के छा जाने पर पर्वत अदृश्य हो जाता है। ताल से मतलब तालाब से उठते हुए धुएं को देखकर लगता है मानो आग लग गई हो। ये आपका कविता के आधार पर है, जो आपने अभी कविता पढ़ी उसके आधार पर। आकाश में तेजी से इधर उधर घूमते हुए बादल अत्यंत आकर्षक लगते। अब इसे यदि आप अपनी भाषा में लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे कि बारिश में या फिर वर्षा ऋतु में जो पर्वत प्रदेश होता है उसमें प्रकृति अपना रूप बदलती है। तालाब में कोहरा छा जाता है। बादल इतने घने होते हैं कि पर्वत दिखाई नहीं देते। पर्वत पर असंख्य फूल खिल जाते हैं। तालाब पर ऐसा कोहरा होता है जैसे कि तालाब से धुआं उठ रहा हो। साथ ही जो वृक्ष हैं बहुत ही ऊंचे वृक्ष होते हैं और बहुत ही हरे भरे और सुंदर प्रतीत होते हैं। झरनों की आवाज से मन प्रसन्न होता है और मोती की लड़ियों के समान दिखाई देते हैं। अगला है, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? मेखलाकार शब्द का अर्थ है करधनी के आकार के समान। मेखला कटी भाग में पहनी जाती है। कटी भाग मतलब करधन में, कमर में। पर्वत पर भी मेखलाकार की तरह गोल लग रहे थे, मतलब पर्वत कैसे दिखाई दे रहे थे? गोल, जैसे कि क्या हो? करधन हो, कमर में पहनने वाला आभूषण। तो पृथ्वी को जैसे अपने घेरे में उन्होंने ले लिया हो। कवि ने इस शब्द का प्रयोग पर्वत की विशालता दिखाने और प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किया है। तो मेखलाकार शब्द का अर्थ होता है करधनी के आकार का या कटिबंध। करधन पर कमर पर पहनने वाला जो आभूषण उसे करधन कहते हैं। और पर्वत ऐसे ही गोल करधन के समान प्रतीत हो रहे थे जिसने धरती को चारों ओर से घेर लिया हो। तो इसको कहकर पर्वत की विशालता और प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा था। अगला प्रश्न है, सहस्त्रदृग सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? कवि ने इस पद का प्रयोग सजीव चित्रण करने के लिए किया है। किसका? सहस्त्रदृग सुमन, पर्वत के हजारों फूलों जैसे नेत्र। तो इसका प्रयोग मानवीकरण के लिए किया है, सजीव के लिए किया है। सहस्त्रदृग सुमन का अर्थ है हजारों पुष्प रूपी आंखें। कवि ने इसका प्रयोग पर्वत पर खिले फूलों के लिए किया है। वर्षा काल में पर्वतीय भाग में हजारों की संख्या में पुष्प खिले रहते हैं। कवि ने इन पुष्पों में पर्वत की आंखों की कल्पना की है। ऐसा लगता है मानो पर्वत अपने हजारों नेत्रों से प्रकृति की छटा को निहार रहा है। तो यहाँ पर दृग सुमन, सहस्त्र दृग सुमन कहने का तात्पर्य है सजीवता दिखाना। साथ ही इसका अर्थ है हजारों फूल रूपी नेत्र
कवि ने इसका प्रयोग पर्वत पर खिले फूलों के लिए, पर्वत की सुंदरता दिखाने के लिए और मानवीकरण के रूप में किया है कि पर्वत जैसे इन नेत्रों से चारों ओर प्रकृति को देख रहा हो। अगला प्रश्न है, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई और क्यों? तो कवि ने तालाब की तुलना दर्पण से की है, क्योंकि तालाब का जल अत्यंत स्वच्छ और निर्मल है, जिसमें पर्वत की परछाई साफ दिखाई दे रही है। दोनों ही पारदर्शी होते हैं, दोनों में व्यक्ति अपना प्रतिबिंब, जो दर्पण होता है वो भी ऐसा होता है, हम अपने जो सही का दर्पण होता है हम अपना रूप देख पाते हैं, वैसे ही स्वच्छ निर्मल जल में भी हम अपना रूप देख पाते। दर्पण भी निर्मल स्वच्छ होता है, हम अपना रूप देख पाते हैं, और यहाँ पर तालाब भी स्वच्छ है, जिसमें जो पर्वत है वो अपना स्वरूप देख रहा है। काव्य सौंदर्य को बढ़ाने के लिए और अपने भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए कवि ने यहाँ पर रूपक बांधा हुआ है, मतलब इस प्रकार का चित्रण दर्पण के रूप में तालाब का किया गया है। अगला है, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे? क्या वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? तो पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर अपनी उच्चाकांक्षाओं के कारण देख रहे थे। वे बिल्कुल मौन रहकर, स्थिर रहकर ये संदेश दे रहे हैं कि उद्देश्य को पाने के लिए अपनी दृष्टि को स्थिर रखना चाहिए। जब कोई उद्देश्य से आपको प्राप्त करना है तो आपकी दृष्टि विचलित नहीं होनी चाहिए। बिना किसी संदेह के चुपचाप मौन रहकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। आकांक्षाओं को पाने के लिए शांत मन और एकाग्रता बहुत आवश्यक है। तो मतलब यहाँ पर जो वृक्ष है उन्होंने एकाग्रता और शांत मन की ओर संकेत किया है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकाग्रता आवश्यक है। शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? कवि के अनुसार वर्षा ऋतु में तेज मूसलाधार बारिश में ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश धरती पर टूट पड़ा हो, चारों ओर कोहरा छा जाता है, पर्वत, झरने आदि सब अदृश्य हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो तालाब में आग लग गई हो, चारों तरफ धुआं सा उठता प्रतीत होता है। वर्षा के ऐसे भयंकर रूप को देखकर उच्च आकांक्षाओं से युक्त विशाल साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में धंसे हुए से प्रतीत होते। जब बारिश का मौसम होता है, मूसलाधार बारिश में धरती पर ऐसा लगता है कि आकाश धरती पर टूट पड़ा हो, चारों ओर कोहरा छा जाता है, सब कुछ छुपा सा प्रतीत होता है। और ऐसे में तालाब से ऐसा धुआं उठता है कि तालाब में आग लग गई हो। वर्षा के भयंकर रूप को देखकर जो उच्च आकांक्षाओं से युक्त विशाल साल के वृक्ष हैं वो भी अंदर धंसते हुए से प्रतीत होते हैं, वो भी स्पष्ट दिखाई नहीं देते। अगला प्रश्न है, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? तो झरने पर्वतों की उच्चता और उनकी महानता के गौरव का गान कर रहे हैं, और कवि ने बहते हुए झरनों की तुलना मोतियों से की है। किससे की है? कि जैसे मोती की लड़ी हो। अब भाव स्पष्ट करना है आपको, है टूट पड़ा भू पर अंबर। तो यहाँ पर जब बारिश के मौसम में जब वर्षा की जो तीव्रता होती है वो बढ़ जाती है, भयंकर रूप से जब बारिश होती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश पूरे तरीके से पृथ्वी पर टूट पड़ा हो। मूसलाधार बारिश होती है, बादलों से सारे पर्वत ढक जाते हैं, पर्वत बिल्कुल दिखाई नहीं देते, पृथ्वी और आकाश एक हो गए हों, केवल झरनों की आवाज आती है, बाकी सब कुछ अदृश्य और धुंधला प्रतीत होता है। यूं जलद यान में बिचर बिचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इसका भाव है, पर्वतीय प्रदेश में वर्षा के समय में क्षण क्षण प्रकृति का रूप परिवर्तित होता है, प्रत्येक पल रूप अपना परिवर्तित करती है। उस समय प्रतीत होता है कि मानो देवता इंद्र बादल रूपी यान पर बैठकर जादू का खेल दिखा रहे हो कि देखो अब ये बदल गया, अब ये बदल गया, अब बादल आ गए, अब बारिश हो गई, अब धुआं उड़ गया, अब कोहरा छा गया, अब बारिश रुक गई, अब धूप निकल आई। तो ऐसा लगता है कि इंद्र देवता कोई जादू का खेल दिखा रहे हो। आकाश में उमड़ घुमड़ करते हुए बादलों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बड़े बड़े पहाड़ अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ रहे हों। बादलों का उड़ना, चारों ओर धुआं होना, मूसलाधार वर्षा का होना, ये सब जादू के खेल की तरह लगता है। तो मूसलाधार बारिश में जब प्रतीत होता है कि आकाश पृथ्वी पर टूट पड़ा है, प्रकृति अपने कई रूप अलग अलग बदलती, उस समय लगता है कि इंद्र इन बादलों रूपी यान में बैठकर अपना जादू दिखा रहा हो, जिस जादू में कभी मूसलाधार बारिश होती है, तो कभी धुआं उठता है, तो कभी बादल उड़ते हैं, तो कभी आसमान में गड़गड़ाहट होती है। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट करना। गिरिवर के ओर से उठ उठकर उच्च कांक्षाओं से तरुबर हैं, झांक रहे नीरव न पर अनिमेष अटल को चिंता पर।
इसका भाव है कि वृक्ष भी पर्वत के हृदय से उठ उठकर अपनी ऊंची आकांक्षाओं के समान शांत आकाश की ओर देख रहे हैं। आकाश की ओर स्थिर दृष्टि रखकर वो बिना पलक झपकाए देखते हैं। वे आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। उनकी मानवीय भावनाओं को स्पष्ट किया गया, जैसे मनुष्य के अंदर भावना होती है ऊपर उठने की, ये यहाँ पर वृक्ष के आधार पर बताई गई हैं। उद्देश्य को पाने के लिए वो कह रहे हैं कि अपनी दृष्टि को हमेशा स्थिर रखो, बिना किसी संदेह के बस चुपचाप मौन रहकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहो। आकांक्षाओं को पाने के लिए शांत मन होना चाहिए और एकाग्रता आवश्यक है। बस ये सब कुछ चिंतित जान पड़ते हैं कि आखिर अपना लक्ष्य प्राप्त कैसे किया जाए। इन पंक्तियों में यही भाव निहित है। और यहाँ पर पाबस प्रदेश में, पर्वतीय प्रदेश में पाबस, ये जो पाठ है यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक वीडियो में आपने पाठ का पढ़ना, उनका अर्थ, शब्दार्थ, भाव पक्ष, कला पक्ष, ये सब कुछ समझ लिया। और अगले वीडियो जो आपको प्राप्त हुई इसमें आपने पाठ का अभ्यास कंप्लीट कर लिया, जिसमें पाठों के प्रश्नोत्तर थे और साथ ही पंक्तियों के भावार्थ भी थे। अब आप कह सकते हैं कि आपका ये पाठ समाप्त हुआ। जी हाँ, अब इसकी तैयारी आप कंटिन्यू में बहुत अच्छी कर सकते हैं और साथ ही जुड़े रहेगा, क्योंकि इस पाठ के बाद अगला पाठ भी बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।